हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो चैप्टर है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। मैं फिजिक्स फैकल्टी एज ए फिजिक्स फैकल्टी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम कर चुका हूँ। अभी भी किसी नेशनल ब्रांड मेंटर्स नेशनल ब्रांड में ही काम कर रहा हूँ। और मैंने ये सोचा है कि जो भी बच्चे क्लास 12th में अच्छे एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं या फिर कहीं अच्छी जगह नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो चैप्टर का जो हेडिंग है वो चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये पहला चैप्टर है क्लास 12th के अंदर, ये पहला चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर के नाम से ही हमें ये पता चलता है कि पूरे चैप्टर में हमें एक ही चीज़ पढ़ना है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके फील्ड्स। ठीक है। इस चार्ज को डिफाइन करने के लिए मैं बहुत सी बेसिक चीज़ें के बारे में बात करूंगा। आप लोगों को शायद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पता होगा। तो किसी भी सेल के अंदर के एलिमेंट सेल जो होते हैं, तो जो सबसे नीचे वाला जो सेल होता है, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस रहते हैं, तो न्यूक्लियस जहाँ पे रहता है तो उसको हम क्या कि उस पर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जहाँ पर न्यूक्लियस रहते हैं वहाँ पे क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अगर जितने भी सेल हैं वो हम किसी भी कॉमन सेल के बारे में बात करें, कॉमन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर वाले सेल में। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे हैं, अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, बाहर। ठीक है। इतना आप लोगों को पता है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक बैलेंस है। या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एक न्यूट्रल फेल कह सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल फेल बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हमें चार्ज, इसके इसको पढ़ने के बाद हमें चार्ज के बारे में पता चलेगा कि आखिर चार्ज होता क्या है। ठीक है। फिलहाल अभी इतना काफ़ी है, बाकी हम आगे 5 मिनट के बाद इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज। सब टॉपिक्स में पहला क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा सब टॉपिक क्या है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तीसरा सब टॉपिक क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा सब टॉपिक, अगला सब टॉपिक क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जैसे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये आपका बहुत ही वीवीआई पॉइंट है, ठीक है। अगला सब टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, फिर फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोला जाता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यहाँ पे जाकर ये चैप्टर आपका लास्ट हो जाता है। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कई सारे यूट्यूब पे भी कभी कभी वीडियो आ जाते हैं कि जब कभी हम फिजिक्स लैब में जाते हैं तो एक ये क्या होता है, फिजिक्स लैब में जाने के बाद एक ये सरफेस होता है। अगर इस सरफेस को कोई भी आदमी टच करता है तो उसके जो बाल है ना, जो हेयर है, वो स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हमने सरफेस को टच किया तो सरफेस को टच करने के बाद हमारे बॉडी में इतना चार्ज गया कि ये जो हेयर है ना हमारे, वो हेयर एक दूसरे के रिपल्सन में आ गया। और जैसे ही एक दूसरे के रिपल्सन में आया तो ये जो हमारे हेयर है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चले गए। ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, क्लास 8 9 10th में ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है कि अगर कोई कंघी है, कंघी को अपने बाल में 2 4 5 बार क्या करे, रब करे। अगर हमारा हेयर ड्राई है और उसको फिर छोटे पार्टिकल के पास लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे हमने अपने बालों में कंघी को 2 4 5 बार रब किया ना, तो इस पे ना फ्रिक्शनल चार्ज ऐड हो गया। और फ्रिक्शनल चार्ज चार्ज ऐड हो जाने के बाद जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता है, उसको वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही अट्रैक्ट होते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो जादू हो गया। वो जादू नहीं होता है, वो क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है। चैप्टर के स्टार्टिंग करते हैं। बेसिक चीज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये जो पहला नंबर चैप्टर है इसको बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोला जाता है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या, तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या, रेस्ट। तो इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब क्या, रेस्ट।
देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का क्या है, एक ब्रांच है, which deals with the study of force, field and potential arising from static charge। ध्यान से समझे, अगर ये मैंने बोला कि ये कोई क्या है, ये एक हमारा क्या है, इलेक्ट चार्ज है, जो किस कंडीशन में है, जो रेस्ट कंडीशन में है। तो अगर कोई भी चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, तो रेस्ट कंडीशन में रहने के बाद उसकी वजह से जनरेट होने वाला फोर्स, अब ये फोर्स किस पे लगाएगा, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इससे थोड़े से डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे कोई और चार्ज क्या आ गया, क्यू आ गया, तो उस पे ये क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, जो प्लस वाले नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, तो रिपेल करते हैं। रिपेल क्या है, रिपेल एक फोर्स है, रिपल्सन फोर्स मतलब उसको धक्का देना, दूर फेंकना। प्लस और नेगेटिव में क्या होता है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन क्या है, पास आने वाला फोर्स। तो रिपल्सन कौन सा फोर्स था, रिपल्सन फोर्स था उसको दूर भेजने वाला फोर्स, फोर्स लगाना। अट्रैक्शन कौन सा फोर्स था, पास लाने वाला फोर्स, फोर्स लगाना। मतलब ये जो चार्ज है ये उसको, अगर ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, कौन सा फोर्स से, रिपल्सन फोर्स से। और अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये आने वाला फोर्स क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या करते हैं, पास खींचते, कौन से फोर्स से, अट्रैक्शन फोर्स से। समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया फोर्स क्लियर। फील्ड, अगर ये कोई चार्ज है तो इसकी वजह से, अगर ये कोई चार्ज है, ठीक है, जैसे ये कोई चार्ज है तो इसकी वजह से जनरेट होने वाला फील्ड, जैसे कहते हैं ना कि हर कुत्ते का एक फील्ड होता है, हर कुत्ते का एक गली होता है, ऐसे ही हर चार्ज का एक फील्ड होता है। जो बड़ा चार्ज है, जैसे ये क्यू है, तो मान लेते हैं इसका जो एरिया है वो इतनी दूरी तक है। अगर मैं यहाँ पर 10Q लिख देता, अगर ये 10Q हो जाता, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। एरिया का मतलब क्या है, इसका जो प्रभाव है ना वो इस पॉइंट तक है। कौन सा प्रभाव, वही जो फोर्स वाला प्रभाव हमने अभी देखा, वो प्रभाव क्या है, तो प्रभाव ये है कि अगर अट्रैक्शन का फोर्स है तो यहाँ तक, और अगर रिपल्शन का फोर्स है तो भी यहाँ तक। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पे मेरे पास 100 क्यू चार्ज है और अगर मेरे पास क्यू चार्ज है, तो अगर मैं क्यू चार्ज का जो फील्ड होगा वो 100 क्यू के चार्ज से कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बड़ा है उसका ज़्यादा बड़ा फील्ड है, जो छोटा है उसका छोटा फील्ड है। समझ पा रहे हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल का मतलब होता है कि मतलब जो एक दूसरे के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिक चार्ज की वजह से सबसे पहले हमने क्या देखा, तो फोर्स, दूसरा हमने क्या देखा, तो फील्ड, और तीसरा हमने क्या देखा, तो पोटेंशियल। क्लियर होगा, ये हो चुका है। ये चीज़ें देखते हैं, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, कि मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी शब्द का जनरेशन कैसे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी क्या शब्द है, तो इलेक्ट्रिसिटी देखिए इसमें लिखा हुआ है, द वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, चार्ज होता है, विच मीन्स अम्बर। ठीक है, ये एनसीईआरटी की 2 लाइन से। इन 600 बीसी द ग्रीक फिलोसफर थेल्स ऑफ माइलेट्स, ठीक है ना, थेल्स का नाम मैथमेटिक्स में भी आता है, ऑब्जर्व दैट व्हेन एम्बर इज रब्ड विद वूल इट अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट। सर्दियों, जब सर्दियां जा रही होती है तो कंबल में से जो है ना, कंबल को आप छूते हैं तो कभी कभी आपको क्या लगता है, चार्ज लगता है, झटका लगता है। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि मौसम में जो टेम्परेचर बढ़ा, उस टेम्परेचर के बढ़ने से हवाएं चली, ठीक है ना, हवाएं जो चली, तो हवाएं चलने से वो जो चार्ज, वो जो ब्लैंकेट था हमारा, वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। और जैसे ही हम किसी चीज को छूते हैं तो ऐसे झटका लगता है। वो झटका क्यों लगता है, अभी आजकल के मौसम में जब मतलब फरवरी का मौसम चल रहा होता है, तो फरवरी के मौसम में ये बहुत सारी चीजें आपको फील होगी, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को फील होता है, ठीक है, कि जब भी हम सडनली किसी भी ऑब्जेक्ट को छूते हैं ना, तो हमें झटका सा फील होता है। वो झटका क्यों, क्योंकि मतलब उस टाइम पे ना हवाएं चल रही होती है, हॉट एयर चलना स्टार्ट होता है। तो हॉट एयर चलना जैसे स्टार्ट होता है ना, तो जो सर्फ, जो ऑब्जेक्ट है उस पर कभी कभी ना चार्ज डेवलप हो जाता है।
और जैसे हम सडनली छूते हैं तो हमें झटका फील होता है, ठीक है ना। वो इसलिए होता है जब कभी आप मतलब ब्लैंकेट वगैरह को फोल्ड कर रहे होते हैं तो टन टन की आवाज आती है। वो क्यों आता है? क्योंकि वो चार्ज जो है वो किसी भी पार्टिकल को ब्रेक कर रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो मैंने अभी पहले बात की, ठीक है ना, कि जैसे ये मान लेते हैं कि ये 3 सेल है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये क्या है, तीसरा सेल है। तो जो सेंटर है उस सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन होता है बाहर वाले सेल में, चक्कर लगा हुआ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है? ये सब चीज़ें आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। कूलम्स को सी से डिनोट किया गया है और एसआई यूनिट क्या होता है? चार्ज होता है। क्लियर? अब एक एटम है, जैसे सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बेसिकली समझना चाह रहे हैं कि आखिर चार्ज आया कहाँ से। चैप्टर हम पढ़ लेंगे, चैप्टर पढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम चार्ज को ही नहीं समझ पाए तो फिर चार्ज के बारे में यूनिट कैसे समझेंगे, चार्ज पे न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में कैसे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो मतलब चार्ज मेथड है, चार्ज को डेवलप करने के लिए तीन तीन मेथड होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल मेथड है, कंडक्शन मेथड है, इंडक्शन मेथड है। तो लगभग देखा जाए तो 30% ऑफ द पार्ट सिर्फ चार्ज के बारे में ही बात करना होता है। फिर उसके बाद फील्ड्स के बारे में बात करना होता है, ठीक है। तो चार्ज के बारे में समझने के लिए जैसे इस एग्जाम्पल को आप देखें, ये क्या है? सोडियम एटम है। अब सोडियम एटम को पता है कि आप लोग, ठीक ना, कि 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अच्छा, 11 एटॉमिक नंबर, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, दोनों इक्वल होते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसा कि ऊपर लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि ये चार्ज नहीं है, ये क्या है? ये न्यूट्रल है। ये क्या है? ये न्यूट्रल है। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी है उतना ही प्रोटॉन की संख्या है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए ये क्या है? एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। इस पे किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज डेवलप नहीं है। पहले आप न्यूट्रल समझें, फिर निगेटिव कैसे होता है और फिर पॉजिटिव कैसे होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है? 17। 17 क्या होता है? क्लोरीन होता है। 17 क्लोरीन होता है। क्लोरीन के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल अगर क्लोरीन में देखा जाए तो 287 कितना होता है? 287, ठीक है। 287 का इसका इलेक्ट्रॉन का सेटिंग होता है, ठीक है ना। ये इस ऑर्डर से अरेंज होते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी तरीके से हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन का और एडिशन कर दें, कहीं से बाहर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन कर दें, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया 18, और प्रोटॉन कितना हो गया पहले से? 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले कितना था? 17 17। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। और प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 17, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 18, और प्रोटॉन कितना हो गया? 17। तो एक बात मुझे बताइए कि इस पे क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिवली चार्ज। अभी देखा ना आपने, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6। किस में? माइनस में। तो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे ये लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? ज़्यादा है, और प्रोटॉन जो है वो क्या है? कम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन कम है, तो ये जो एटम है वो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो चुके हैं? निगेटिवली चार्ज। नीचे देखा हुआ लिखा हुआ है निगेटिवली चार्ज, ठीक है। इसको एक और शब्द बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। इधर लिखता हूँ देखो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ये भी बोला जाता है। क्लियर है क्या? फिर अगर मान लीजिए वही 17 ही है, अभी भी क्लोरीन एटम ही है, क्लोरीन एटम है। लेकिन अगर हम क्लोरीन एटम में किसी भी तरीके से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि इसको ना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम क्या किए? बाहर निकाल दिए। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 17। अभी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 16 पे आ गया।
और प्रोटॉन कितना पे आ गया, 17 पे। प्रोटॉन तो कभी चेंज होता है नहीं, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बाहर है। तो आप जानते हैं कि इंटरचेंज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं का होता है, प्रोटॉन का इंटरचेंज पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना है 16 और प्रोटॉन कितना है 17। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, किससे, प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्रोटॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज कम है और पॉजिटिवली चार्ज ज़्यादा है। तो ये आयन क्या हो चुका है, आयन हो चुका है पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है। तो आपने देखा कि न्यूट्रल चार्ज कैसे होते हैं। तो न्यूट्रल चार्ज के लिए एक कंडीशन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर आपने देखा निगेटिवली चार्ज कैसे होते हैं। तो अगर हम उस पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दें तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ना पॉजिटिवली चार्ज को डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, ठीक है। दो टाइप के चार्ज होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लाइंस कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ। और ये क्या है, निगेटिव चार्ज, लाइंस कहाँ जाएंगे, अंदर की तरफ। क्लियर है। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ये ग्लास है और ये ग्लास है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब क्या करेंगे, धक्का देंगे, दूर भगाएंगे। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या हो गया, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट का मतलब क्या, पास खींचेंगे एक दूसरे को। अब डेफिनेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ चार्ज में देखते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कि जैसे कोई भी मास है अगर, ठीक है, तो उस पर चार्ज होगा ही होगा। मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी दो ही है, एक है कि उस पर कुछ ना कुछ मास होगा और दूसरा है कि उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। न्यूट्रल भी चार्ज ही होता है, न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब अमिट प्रॉपर्टी है, ये उसके पास होती होती है, ठीक है। ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, किसी भी बेसिक से बेसिक पार्टिकल के बारे में हम क्यों ना बात कर ले, लेकिन उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा ही होगा। जीरो भी हो सकता है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है। ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो आपने पहले भी देखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू में टाइम। चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, करंट इंटू में टाइम। क्यू इक्वल टू में, क्यू इक्वल टू में आई इंटू में टी, कब, जब आई कांस्टेंट है। और क्यू इक्वल टू में इंटीग्रेशन आई डी टी, कब, जब आई क्या है, वेरिएबल है। ये मतलब आई कांस्टेंट और आई वेरिएबल क्या होता है। तो देखो, जब मैंने ये बोल दिया, ठीक है ना, कि करंट 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, या फिर 5 एम्पियर की धारा करंट जो है वो बह रही है, तो इसका मतलब है कि मैं एक फिक्स डाटा के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं ये बोलूँ, ठीक है ना, कि 3t+2 जो करंट है वो बह रही है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उसमें एक वेरिएबल ऐड कर दिया। अभी न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल का फॉर्मूला और ये फिक्स का फॉर्मूला। तो जब ये करंट, जब करंट कांस्टेंट है तो सिंपल सा फॉर्मूला क्लास 10th के लेवल पे आप लोगों ने देखा होगा, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए होंगे, ठीक है। और जब करंट वेरिएबल है तो ये एक एडवांस फार्मूला, ठीक है। यूनिट क्या होते हैं, तो एम के एफ यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसको एम्पियर इंटू में सेकेंड भी बोलते हैं, एम्पियर इंटू में सेकेंड, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या, ई एस यू और स्टेट कूलम, और ई एम यू मतलब एब्सोल्यूट कूलम, ए बी सी एफ टी सी, ठीक है। एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट कूलम एंड स्टेट कूलम। एब्सोल्यूट कूलम और स्टेट कूलम में क्या क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 कूलम इज इक्वल टू में
ये एक बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इतना छोटा सा क्वेश्चन नीट में पूछ दिया गया, ठीक है ना, कि इस तीनों में सबसे छोटा यूनिट कौन सा है और सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला ने क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 कूलम, 1 FTC और 1 ABC में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है और सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 कूलम में हाउ मेनी FTC। तो 1 कूलम में 3 × 10⁻⁹ FTC। 1 कूलम में 1/10 ABC। FTC का मतलब क्या, स्टेट कूलम। ABC का मतलब क्या, एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, अब देखिए समझने की बातें हैं। 1 कूलम जो है वो 1 कूलम में 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम है। इसका मतलब ये है कि स्टेट कूलम बहुत ही छोटा यूनिट हो गया। ठीक है, जैसे मतलब ये मैं कहना चाहूँ कि 1 फी को आप ना 1 kg चीनी मान लीजिए। ठीक है, 1 फी को आपने क्या माना, 1 kg चीनी मान लिया। तो अगर 1 फी को हम 1 kg चीनी मान लेते हैं तो उसमें कितने दाने हैं, उसमें दाने हैं 3 × 10⁻⁹ तो वो तो छोटा हो गया ना। ठीक है, अच्छा देखिए फिर 1 कूलम में कितना, 1/10 ABC। 1/10 ABC हमने कितना माना, 1 किलो चीनी माना था ना। तो 1 किलो चीनी को हम कितना मानते हैं, 1/10। एक गुड़ का जो सिल्ला होता है, एक जो बड़ा सा मतलब मीठा का जो होता है बड़ा सा 10 kg का जो एक पैक होता है, उसमें आप उसका 1/10 पार्ट है ABC। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो गया, ABC। फिर कौन सा हो गया, 1 कूलम, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, FTC। समझ में आ रहा है। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा हो गया, ABC। फिर क्या हो गया, फिर हो गया 1 कूलम। फिर हो गया कूलम, और सबसे छोटा कौन सा हो गया, FTC। क्लियर है। 1 फराडे में कितना हो गया, 96,500 कूलम। 1 फराडे कितना को कितना बोला जाता है, 96,500 कूलम। और ये कितना हो गया, Na × E। Na का मतलब क्या, एवोगाड्रोस नंबर। डायमेंशन क्या हो गया, 80। मतलब Q में कितना होता है, Q में I T। तो I का मतलब कितना, A, और T का मतलब कितना, T। तो कितना हो गया, 80। ठीक है, अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ 5 एम्पियर करंट इज सप्लाई इन ए सर्किट अप टू 10 सेकेंड, देन फाइंड टोटल चार्ज फ्लो। ठीक है, Q में I T। I कितना, I है आपका 5 और 10 समय कितना है 10। तो कितना आ गया 50 कूलम। तो Q में कितना आ गया 50 कूलम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 एम्पियर की करंट थी और टाइम कितना दिया हुआ था, 10 सेकंड दिया हुआ था। तो हमें ये चेक करना था, ठीक है ना, कि कितना चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड टोटल चार्ज इफ करंट में I 3T + 2 इन 10 सेकेंड। अब इसमें जो पिछला क्वेश्चन था वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, क्योंकि वो हमने क्लास 9 10 के लेवल पे बहुत बार किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन देखिए बनेगा कैसे। Q में कितना, इंटीग्रेशन का ऑफ क्या, I dt। अच्छा इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन I कितना, तो I दिया हुआ है आपका 3T + 2। ये क्या, dt। टाइम कहाँ से लेके कहाँ तक, तो 0 से लेके 10 तक सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना, 3T² / 2 और प्लस में कितना 2T। लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक। अब देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट सेट करते हैं। तो 3 × 10⁻² / 2 माइनस में 3 × 0² / 2 प्लस 2 × 10 माइनस में 2 × 0। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो और अच्छे तरीके से कितना हो जाएगा, 3 × 100/2 माइनस में 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 20 माइनस में 0। अब इसको और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 100 मतलब कितना 300/2 माइनस में 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्लस में कितना 20। तो 150 प्लस में 20 मतलब कितना 170 कूलम आंसर हो जाएगा।
आ रहा होगा समझ में? क्लियर है इतना? कोई दिक्कत है? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार और रिपीट कर लो, देखो। क्यू इक्वल टू में कितना, ये आई डी टी कहाँ से लाए? तो हमने इसे फॉर्मूला पढ़ा अभी, ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला है इसमें तो क्या देखा, क्यू इक्वल टू में आई टी, ये आई इक्वल टू में कांस्टेंट, और क्यू इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, कब? जब आई क्या हो, वेरिएबल हो। और यहाँ पे आपके पास जो आई है वो क्या है, यहाँ पे जो आई है वो क्या है, ये आई वेरिएबल से, ये जो आई है वो क्या है, आई वेरिएबल पे, क्योंकि इसमें टी का टर्म्स ऐड करके दिया गया है। तो फार्मूला क्या लगाया हमने, क्यू इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, थ्री टी प्लस में टू इंटू में डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से लेके कितना, 10। तो इसका थ्री टी का इंटीग्रेशन कितना, थ्री टी स्क्वायर बाई टू, और टू का इंटीग्रेशन कितना, टू टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना, जीरो से लेके 10। ठीक है, अब थ्री इंटू में 10 का स्क्वायर बाई टू, माइनस में अपर लिमिट लोअर लिमिट पहले इस वाले में पुट किया, फिर इस वाले में पुट किया। तो थ्री इंटू में 10 की पावर 10 स्क्वायर बाई टू, माइनस में थ्री इंटू में जीरो का स्क्वायर बाई टू, प्लस में टू इंटू में 10, माइनस में टू इंटू में जीरो। इसको मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है, शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो देखिए थ्री इंटू में 100/2, माइनस में जीरो, प्लस में 20, माइनस में जीरो, तो थ्री इंटू में 100 मतलब कितना, 300/2 प्लस में 20, 150 प्लस में 20 कितना, 170। ये आंसर आ गया अपना। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, टू काइंड ऑफ चार्ज डेवलप ऑन रबिंग, दो तरीके के चार्ज डेवलप होते हैं जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं, घसीटते हैं या फिर घिसते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के चार्ज डेवलप होते हैं, जैसा एनसीईआरटी बोलती है। पहला क्या है, पहला है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये कभी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड से रब करते हैं, तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है और सिल्क थ्रेड पे कौन सा चार्ज डेवलप होता है? देखिए, इसका कोई भी प्रूफ अगर आप मेरे से मांगेंगे, ठीक है ना, कि आप प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है ना, ये ग्लास रॉड को सिल्क थ्रेड से हम रब करते हैं, ये ग्लास रॉड है, हमने कोई कपड़ा ले लिया सिल्क थ्रेड, ठीक है ना, उसको हम रब किए जा रहे हैं, और हम आपको आईना में दिखाते हैं कि देखो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको समझना है, एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी गई है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लिखी गई है, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो चीजें लिखी गई है, वो कोई साइंटिस्ट ने उसको एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने जो लिखा है, ठीक है ना, हमें उसे मानना है। हम मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्लास ब्लड पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। सिल्क क्लॉथ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। फ्लैनल और कैट स्किन और इबोनेट, तो फ्लैनल और कैट स्किन के क्या चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इबोनेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। उलन क्लॉथ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एम्बर रॉड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये बहुत सारी, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया। हालांकि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इस पे दे भी रखा है, ठीक है, लेकिन इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ नहीं है, ठीक है ना। हाँ, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, उसी बेसिस पे वो लिखा गया है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है? तो पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब ही होता है एडिटी, एडिटी का मतलब क्या, ऐड करना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐड करना, वो क्या करना चाहते हैं, जितने भी चार्ज है उन सबको क्या करना चाह रहे हैं, वो ऐड करना चाह रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज लोकेटेड एट अ डिफरेंट पॉइंट इनसाइड द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी, जैसे ये एक सिस्टम है, जैसे मतलब यहाँ पे मैं बनाऊँ कि ये एक क्या है, सिस्टम है, और यहाँ पे है Q1 चार्ज, यहाँ पे Q2 चार्ज, यहाँ पे Q3 चार्ज, यहाँ पे Q4 चार्ज, ठीक ना। और अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है ना, कि क्यू नेट निकाल के दिखाओ, इसका क्यू नेट कितना, टोटल चार्ज कितना होगा, तो क्यू नेट निकालने के लिए जितना चार्ज है, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, Q2 प्लस में Q3 प्लस में Q4, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, Q इक्वल टू में Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 प्लस में Qn। हम जितना भी उसमें सिस्टम में चार्ज है सबको ऐड करते हुए चले जाएंगे। आ रहा होगा समझ में? जैसे ये एक एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का, प्लस 15 कूलम और प्लस में 3 कूलम, प्लस में 15 कूलम और प्लस में 3 कूलम, तो क्यू नेट कितना आ गया, 18 कूलम। प्लस में 15 कूलम और ये कितना है, माइनस में, अच्छा इसमें माइनस है तो उसको माइनस करना है, प्लस है तो प्लस है।
माइनस साइन को हम माइनस ही करेंगे, ये नहीं कि माइनस को जबरदस्ती प्लस कर देंगे। क्यू नेट निकालना है, नहीं नहीं, क्यू नेट निकालना है पर माइनस को भी प्लस कर देंगे, नहीं। जो उसका अपना साइन है, हम उसको उसके साइन के साथ ही काम करेंगे। जो चार्ज माइनस में है उसको माइनस करेंगे, जो चार्ज प्लस में। क्यू नेट कितना भी जाए, अब जैसे मान लो, एक एग्जांपल में इसमें बताता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 कूलम, और यहाँ पे लिख दिया मैंने -6 कूलम, और फिर यहाँ पे लिख दिया -6 कूलम। ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसका क्यूनेट निकालेंगे तो +10 -6 -6, तो कितना -2 कूलम जाएगा कि नहीं जाएगा? -2 कूलम जाएगा। तो हम उसमें जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं कि नहीं नहीं माइनस को हम प्लस कर दे, नहीं कर सकते भाई, ठीक है ना? बात समझो। जो चार्ज जिस साइन के साथ है, हम उसको उस साइन के साथ ही लिखेंगे। हमें कुछ भी अपने तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लस में 15 कूलम और माइनस में 3 कूलम, कितना? 12 कूलम। अब यहाँ पे देखिए, प्लस में 15 कूलम, प्लस में 15 कूलम, माइनस में 5 कूलम, माइनस में 3 कूलम। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में 7 कूलम। क्लियर हो गया? तो ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक। अब इसका मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स, quantization of electric charge means that the total charge q of a body is always an integral multiple of a basic quantum charge। मतलब ये कि जो भी चार्ज हमारे बॉडी में है वो हमेशा हमेशा किस में होता है? इंटेग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। इंटेग्रल मल्टीपल का फॉर्म का मतलब क्या हो गया? n इक्वल टू या तो 0 होगा, या तो +-1 होगा, या तो +-2 होगा, या तो +-3 होगा। मतलब ये हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते, ठीक है ना, कि 3/2 चार्ज है बॉडी में। नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि 5/3 चार्ज है बॉडी में, नहीं। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये माइनस में भी होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है +-1 +-2 +-3। पॉजिटिव हो निगेटिव हो डजेंट मैटर, लेकिन होगा इंटेग्रल मल्टीपल में। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा। कभी ये नहीं बोलेंगे कि 3.5, 3.5 नहीं बोल सकते। कभी ये नहीं बोलेंगे 2.5, ढाई चार्ज है, नहीं। ढाई आदमी देखा कभी? नहीं देखा ना? तो ऐसे ही ढाई चार्ज भी नहीं होते। चार्ज को तुम आदमी मान लो, इंसान मान लो। जैसे आदमी नहीं हो, आधा आदमी नहीं देखा होगा कभी, वो अलग बात है, ठीक है ना? कभी कभी कोई कोई दिमाग से पैदल होते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है? तो ये क्या होता है? इंटेग्रल मल्टीपल मतलब क्या? हमेशा एक चार्ज एक फॉर्म में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इंटेग्रल मल्टीपल। पॉइंट में कुछ भी नहीं होता है। सिंपल सी बातें हैं, बहुत ही इजी सा बात है, पॉइंट में कुछ भी नहीं होता है। 1.1 नहीं होगा, 2.1 नहीं होगा, बात खत्म।